कैसे है ट्वेल्थ वाले? पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ याद वाद है जी कि खाली मोबाइल चलाने में बिजी रहता है? क्या पढ़े थे पता है कुछ? तो नहीं बताएगा, हम बताते हैं क्या पढ़े थे। पिछले दिन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल रहे थे। यूनिफॉर्म स्फीयर, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ये सब का हम लोग क्या निकाल रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और ग्राफ सीखे थे। जो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए भाई, ठीक ना। जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, पूछता है, पूछा भी गया है, इसलिए हम करवा दिए थे। आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो मिल जाएगा। तो पिछले दिन भाई आपसे अनुरोध है कि आप जितना हम पढ़ाएं, जितना भी लेक्चर हो गया होगा, 9-10 लेक्चर हो गया होगा अब तक, तो आप सब पढ़ कर रहें ताकि आगे आपको समझ में आए। ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो हम लोग पढ़ाई पे आते हैं, ठीक ना। सब याद करके आएगा। आज हम लोग टॉपिक है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है। हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल से क्या समझते हैं। आज हम लोग बहुत अच्छा क्लास है आज का, बहुत चीज़ पढ़ेंगे भाई। लाइव क्लास चल रहा है, ठीक ना। तो ध्यान से अगर हम कहीं लिख पाएँ तो उसे मिटाने से, इरेज करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है भाई, तो वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक ना। तो जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो वीडियो अपलोड मिलेगा, अपलोड हो जाएगा तो आप अपलोड से फिर से जहाँ समझ में ना आए ना, वहाँ पे फिर से नोट कर लीजिएगा भाई अभी क्लास चल रहा है। तो आप सिर्फ समझने के लिए फोकस करिए, पहले समझ लीजिएगा, फिर वहाँ से वीडियो अपलोड हो जाएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, सब ध्यान देगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल है क्या? माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम क्या समझते हैं, ठीक ना। तो सुनेगा ध्यान से। जब हम छोटे स्तर पर काम करते हैं, छोटे चार्ज के लिए, जब हम छोटे स्तर पर काम करते हैं तो हमें बहुत कम चार्ज मिलता है। ध्यान से सुनेगा भाई, जब हम छोटे स्तर पर काम करते हैं ना तो हमें बहुत कम चार्ज मिलता है। इसी को क्या कहते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक लेवल। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, क्या छोटा है? 20 इलेक्ट्रॉन, क्या छोटा है? 30 इलेक्ट्रॉन, क्या छोटा है? हाँ छोटा है। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्कोपिक लेवल है क्या। जब हम छोटे स्तर पर काम करते हैं तो चार्ज क्या होता है? कम लगता है। उसी को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो भाई लिख लेगा, ठीक ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, लिखो सब। जब हम छोटे स्तर पर, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहे हैं ताकि आप लोग को फायदा हो। बिहार वाला लड़कन भी बोल रहा था कि सर थोड़ा हिंदी लिखिए, चलते इंग्लिश हिंदी लिख रहे हैं, समझेगा, ठीक। न्यूमेरिकल ज़्यादा करने पर फोकस करना। माइक्रोस्कोपिक लेवल है क्या? जब हम छोटे स्तर पर क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक ना, काम करते हैं, ठीक। जब हम छोटे स्तर पर क्या करते हैं? काम करते हैं, तब बहुत कम चार्ज मिलता है, तब बहुत कम चार्ज मिलता है। एग्जाम्पल में 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। जब हम छोटे स्तर पर क्या करते हैं? काम करते हैं, तो भाई बहुत कम चार्ज लगता है। जैसे एग्जाम्पल 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे। सेकेंड पॉइंट है माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है। ए माइक्रो था और दूसरा हम पढ़ेंगे मैक्रो। माइक्रो और माइक्रो में बहुत अंतर है। ए माइक्रो था, समझ में आ रहा है, ई माइक्रो है। अगला पढ़ेंगे मैक्रो। मैक्रो लेवल लिखकर डैश देगा, मैक्रो लेवल लिखकर डैश देगा भाई। मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल क्या है? मैक्रो लेवल से आप क्या समझते हैं? तो सुनो, जब हम बड़े स्तर पर काम करते हैं तो हमें बहुत बड़ा चार्ज मिलता है। जब हम बड़े स्तर पर काम करते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा चार्ज मिलता है। उसी को क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रो, अरे भाई एक मिनट, माइक्रोस्कोपिक लेवल छूट गया, वहाँ माइक्रोस्कोपिक लिख लेना, माइक्रोस्कोपिक लेवल छूट गया भाई। वहां पर माइक्रो लिखवाए थे ना, वहां पर माइक्रो के बगल में स्कोपिक लिखेगा, ठीक है, छूट गया। माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ध्यान से सुनेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है? जब हम बड़े स्तर पर काम करते हैं तो हमें बहुत बड़ा चार्ज मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसका एग्जांपल हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर 30 इलेक्ट्रॉन। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू कितने होते हैं? 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत बड़ा चार्ज है। तो
तो क्या कहलाएगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल है क्या, उसका डिफिनेशन लिख लिया जाए। ठीक है, लिखो। जब हम बड़े स्तर पर काम करते हैं तो बहुत बड़ा चार्ज मिलता है। एग्जाम्पल के लिए 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन। लिख लेगा। मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, जब हम बड़े स्तर पर काम करते हैं तो हमें क्या, बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं तो क्या, बहुत बड़ा चार्ज मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल। एग्जाम्पल के लिए 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन। लिख लेगा भाई। एक नोट पॉइंट में लिखेगा, ठीक ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, जो बेसिक लॉ ऑफ नेचर पे बेस होता है। बेसिक लॉ ऑफ नेचर पे क्या करता है, बेस करता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख लेगा, यहां पर नोट पॉइंट करके लिख लेगा भाई, ठीक ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज बेस्ड ऑफ द क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज बेसिक लॉ ऑफ नेचर ना। इज क्या है, एक प्रकार का बेसिक लॉ ऑफ नेचर है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। फटाफट इसे नोट कर लेगा, ठीक, जल्दी। अगला पॉइंट लिखेगा, कूलम लॉ है जो न्यूटन लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। मतलब कि न्यूटन लॉ का क्या करता है, बात मानता है, पालन करता है। जो कूलम लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा नोट पॉइंट लिखा रहे हैं, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड के लिए खास करके है, जेईई के लिए नहीं है, बिहार बोर्ड सीबीएसई के लिए है पॉइंट। सिर्फ पढ़ते रहो भाई, खूब मजा आने वाला है, ठीक ना। थोड़ा सा लिखेगा नोट पॉइंट में लिखेगा, कूलम्स लॉ ऑफ ए न्यूटन लॉ, कूलम लॉ ऑफ ए न्यूटन्स थर्ड लॉ छूट गया था ना, थर्ड लॉ। कूलम लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, पालन करता है भाई। तो आप लोग न्यूटन लॉ और कूलम लॉ के बारे में आप कुछ जानते हैं? कूलम लॉ किसे कहते हैं, हम बताए थे पहले क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब पहला लेक्चर था तो उसमें हम कूलम लॉ के बारे में बताए थे। क्या होता है पता है कुछ? पता कहां से रहेगा भाई, हम बताते हैं। कूलम लॉ क्या है, कूलम लॉ पर क्या है, दोनों चार्ज है जो एक दूसरे पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। कूलम लॉ क्या है, कूलम लॉ में क्या होता है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। कूलम लॉ क्या है भाई, कूलम लॉ एक ऐसा है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, क्या कहीं पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ? ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाता है। यानी कि हम तुम पर फोर्स लगाए, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है अगर हम तुम पर फोर्स लगाए तो तुम भी हम पर लगाएगा फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें क्या होता है, लिखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। एक क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट रिएक्शन। कूलम लॉ क्या है भाई, दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। जबकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये एक दूसरे फोर्स लगाते हैं। यानी कि हम तुम पर अगर फोर्स लगाते हैं तो
हम पर भी फोर्स लगाते हो, वही न्यूटन थर्ड लगाता है। जबकि कूलम्ब लॉ क्या है, इसका दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। मेरी बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी? नोट कर लगा इसके, ठीक ना? हम सब नोट पॉइंट में लिखवा दे रहे हैं, सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक ना? अगला पॉइंट लिखेगा, नोट में करके लिखेगा, CO2 एंड CH4 जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। नोट में लिखेगा तो पहला नोट, CO2 एंड CH4 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई? 0 होता है। CO2 एंड CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जबकि वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। वाटर को क्या कहते हैं हम? इसका क्या होता है? परमानेंट। इसे हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। समझाते हैं, एक मिनट। समझेगा? ये जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना? CO2 एंड CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक ना? जबकि वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है भाई, क्योंकि वाटर है परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर को हम पोलर मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वाटर को किस नाम से जानते हैं, तो क्या नाम है? वो होगा वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या नाम है? पोलर मॉलिक्यूल्स। वाटर को क्या कहते हैं हम? पोलर मॉलिक्यूल। इसका क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि CO2 एंड CH4 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, यानी कि नहीं होता है, 0 होता है। जबकि वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, या क्या होता है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसका नाम हमेशा फिक्स है, डाइपोल मोमेंट होना ही है। इससे हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। लिखो जल्दी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अलग अलग चार्ज के लिए, ठीक ना? तो आप लोग जल्दी उतारेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक ना? हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो हम अब पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सब देगा ध्यान। लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे भाई, ठीक ना? पहला, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज या लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में, दूसरा तरह से थिन प्लेट। निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग चार्ज के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ये सब भाई जेईई मेन के लिए, ठीक? पीछे पढ़ा रहे थे जो इसके पहले पढ़ाए, वो सब बोर्ड के लिए, CBSE के लिए ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। ये है जो जेईई मेन के लिए, ध्यान से सुनेगा, ठीक ना? ध्यान से सुनेगा, याद करेगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ देता है जेईई मेन में, ठीक? सुनेगा ध्यान से। प्लेन शीट ऑफ चार्ज या थिन प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है भाई यहाँ पे हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यहाँ पे और करके पोटेंशियल लिख दो भी, पोटेंशियल भी लिख दो, ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक? प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए निकालना है, ठीक?
क्या आपको प्लेन शीट लग रहा है, थिन प्लेट लग रहा है देखने में? क्या लग रहा है? इसको पहचाना जी, ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था कहीं? याद करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। निकलेगा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो बताए थे, हैं? जब सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल निकालने के लिए बताए थे ना भाई, कैसे निकलता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर में जाइएगा, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकलता है, वहाँ विशेष रूप से आप लोग को बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। वहाँ से आप आराम से निकाल लीजिएगा, हल्का है, कुछ नहीं। यहाँ पे बस फार्मूला याद रखिए, जेई मैंने पूछता है, ठीक। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कुछ लग रहा है दिमाग? पोटेंशियल क्या होगा? नहीं लग रहा है जी। सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सी। ई कैसे हुआ समझ में आया? रिलेशन जानता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई इंटू डी आर। याद आया? पोटेंशियल कैसे निकला? मेरी बात समझ में आ रही है? पढ़ा था जी, पढ़ाया था ना पीछे क्लास में। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन, ये सब निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ये सब निकालने के लिए हम बताए थे। अगर नहीं भुला गया है तो जाके पीछे लेक्चर पढ़ेगा ध्यान से। यहाँ पे बस फार्मूला याद रखो, जेईई मेन के लिए है इंपॉर्टेंट, ये पूछ देता है, ठीक ना। प्लेन शीट ऑफ चार्ज या थिन प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। कब? सिग्मा। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं पता है? क्यू बटा एरिया, चार्ज बटा एरिया लिख सकते हैं ना जी। अगर यहाँ चार्ज देता, चार्ज नहीं दिया गया है ना तो चार्ज नहीं लेंगे, यही वाला फार्मूला है। चार्ज देता तो ये वाला फार्मूला इसके जगह पर ए लिख देते। मेरी बात समझ में आ रही है? ए लिख लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन प्लस सी, लिख लेगा। दूसरा पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है भाई। यहाँ पर लिख लो नोट करके, यहाँ पे लिखो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई? कब? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सब पॉइंट याद रखेगा, ए टू जेड पॉइंट जितना हम बता रहे हैं सब जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट। कोई फालतू नहीं पढ़ा रहे, हम पूरा पढ़ाएंगे। जितना भी क्वेश्चन बने उस तरह का हम पॉइंट बाय पॉइंट छाट छाट के पढ़ाएंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसान हो जाए। कम से कम 20-30 लेक्चर होगा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक ना। सही से पढ़ते जाओ, ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट। आगे हम अगला पॉइंट है डिस्क का निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट चलते हम लोगों को छाट छाट के लिखवा रहे हैं अलग अलग। ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाओ, नंबर पक्का आएगा। दूसरा पॉइंट है डिस्क। दूसरा पॉइंट है क्या? डिस्क, ठीक। एक क्या है? रेडियस, ठीक, दिया गया है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है ये? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट याद रखेगा तुम मुंह पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से सब याद है ना? यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ 1। फार्मूला दम याद रखेगा, ठीक ना।
ये सब सोल्व किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पोटेंशियल निकालने के लिए सिखाए थे, उससे क्या किया गया, सोल्व किया गया है। ठीक, अगर चार्ज की बात होता, अगर चार्ज दे देता तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, क्यू बटा सिग्मा जगह पर क्यू बटा ये लिख देते हैं। अगर चार्ज रहता तो चार्ज नहीं दिया गया, सिग्मा दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस x बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। पोटेंशियल दिया गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों फार्मूला याद करेगा। डिस्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है जेईई मेन में से, जेईई मेन का प्रॉब्लम है, ठीक ना। इसे डायरेक्ट पूछ देगा कि डिस्क का है, एक्स पॉइंट थी पॉइंट, किसी पॉइंट पे बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्या सिर्फ पुट करना होगा, इसका वैल्यू दिया गया रहेगा, इसका वैल्यू दिया गया रहेगा, इसका वैल्यू हल्ले पुट हो जाएगा। इसका समझ में आ रहा है, चलते मुंह पर दम रखेगा, ठीक ना। ये सब हम लोग को जेईई मेन के लिए विशेष रूप से पढ़ा रहे हैं भाई। अगर हमको खत्म करना रहता तो हम कब का खत्म कर देते, शॉर्ट में पढ़ा के, लेकिन हमको शॉर्ट नहीं करना है। नॉलेज जब दे रहे हैं तो अच्छा से देंगे, ठीक ना, कि आपको क्वेश्चन बने। अगला पॉइंट लिखेगा, एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, ठीक। देखो तो अरे बनाए हैं, लास्ट में बता देंगे ना, थोड़ा सा लिखेगा आप लोग। जब हम दो चार्ज को, जब हम दो वेंटू, जब हम दो चार्ज स्फीयर को देखेगा भाई, एक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हम जो लिखवा रहे हैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान सुनेगा। कह रहा है कि जब दो चार्ज स्फीयर, दो स्फीयर जिसमें चार्ज वाला हो स्फीयर, वो क्या है, कांटेक्ट में है, यानी कि एक दूसरे में क्या है, क्या है, कांटेक्ट में है, या कंडक्टिंग वायर से क्या हो, अटैच हो। कह रहा है कि दो स्फीयर है, मान लो कि एक ए स्फीयर है, एक ए स्फीयर है। ये दोनों अगर क्या है, दो स्फीयर अलग अलग है, शुरू में क्या है, अलग अलग, उसके बाद क्या किया गया, कांटेक्ट किया गया, यानी कि एक दूसरे के क्या किया गया, कांटेक्ट में रखा गया, ठीक ना। और उसके, या उस तरह से नहीं बोलेंगे तो हम क्या, एक वायर के थ्रू क्या कर दिए, हम दोनों स्फीयर को क्या कर दिए, जोड़ दिए। समझ में आ रही है मेरी बात। ये क्वेश्चन यह कह रहा है, तो पूछ रहा है कि सिग्मा बताइए चार्ज और रेडियस में रिलेशन। समझ आ रहा है, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन बताइए, रेशियो बताइए क्या होगा, पूछ रहा है। तो हम बताते हैं, ठीक, ध्यान से भी सुनेगा, हम समझा रहे हैं पहले, ठीक ना। Q1, ये क्या है, Q2, ठीक। क्या किए हम, कांटेक्ट में किए दोनों। या दोनों स्फीयर क्या किए हम, ये क्या है, वायर, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब दो चार्ज स्फीयर क्या हो, चार्ज वाला स्फीयर है में के कांटेक्ट या कांटेक्ट में है, ये क्या है, कांटेक्ट में है, एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है, ठीक। या क्या है, कंडक्टिंग वायर, कोई वायर के थ्रू क्या है, एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट में। तो कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सर आप बताइए कि जो दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो दोनों का आप रेशियो बताइए, हैं। ये क्या है, सिग्मा 2 इसका, ये क्या है, सिग्मा 1 होगा ना जी, अरे होगा, डैश दे दो, कहे कि चार्ज है।
तो ये रिलेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ठीक, यहाँ दिख रहा है, देखो तो, हाँ दिख रहा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का उपयोग करते हैं, पढ़ाया है ना, पीछे पढ़ाए थे हम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ठीक, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, Q1 डैश बटा Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बटा R2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डैश बटा सिग्मा 1 डैश। VVI रिलेशन है भाई, इसको रट लेगा। ये जो हम बताए Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, ये क्या है, रिलेशन है जब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाले। ठीक, कह रहा है कि जब दो स्फीयर चार्ज एक दूसरे क्या है कांटेक्ट में है या कंडक्टिंग वायर से क्या क्या जोड़ा गया है, तो बताइए कि रिलेशन क्या होगा भाई, दोनों सरफेस डेंसिटी का, नया वाला का पुराना वाला का रेडियस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों का सम, पहले वाला का उसके बाद वाला का सम किए, सोल्व क्या हुआ, Q1 डैश बटा Q2, ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ए पॉइंट याद रखेगा, ठीक ना, ये पूछता है बार बार जेईई मेन में क्वेश्चन, दे देगा Q1 दे देगा Q2 और सिग्मा 2 दे दिएगा, सिग्मा 1 पूछेगा, निकाल लेगा। सिग्मा 2 दे दिया गया है, R2 दे दिया गया, R1 दे दिया, सिग्मा 1 पूछेगा। ये पॉइंट याद रखेगा, VVI। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, और हाँ एक बात और, अगर ये दोनों का रेडियस अगर सेम हो जाता है ना भाई, अगर दोनों स्फीयर का, ध्यान सुना, अगर दोनों स्फीयर का रेडियस अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज दोनों पर क्या होगा, बराबर चार्ज आ जाएगा। अगर दोनों स्फीयर पर अगर सेम पोटेंशियल आ जाए, दोनों स्फीयर में क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों स्फीयर का अगर रेडियस सेम होता, ध्यान सुनेगा, दोनों स्फीयर का अगर रेडियस सेम होता है तो दोनों का चार्ज बराबर, दोनों पर चार्ज आ जाएगा, चार्ज बराबर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये क्या है, समझ में आई मेरी बात, ये पूछा है IIT में क्वेश्चन, IIT 2009 में पूछा है। यदि दोनों, ध्यान सुनो, IIT में पूछा, ध्यान समझा रहे हैं, यदि दोनों चार्ज का रेडियस अगर सेम हो जाता है तो दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी आ जाए, पोटेंशियल पर आ जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से, ये रिलेशन से IIT 2009 में पूछा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अगली टॉपिक क्या है पढ़ना है, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है कैविटी ऑफ चार्ज। किसी भी चीज में अगर हम कैविटी डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैविटी डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ने हैं। कैविटी डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है भाई, जबकि बिना कैविटी का क्या, किसी भी सर्किल में चाहे कहीं भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, होता है। तो लिखो, कैविटी डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। नोट पॉइंट में, कैविटी में चार्ज रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक, सही मेरा, कैविटी में चार्ज रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ये क्या है, कैविटी।
इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं होगा, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कैविटी है, कैविटी में अगर हम रखते हैं चार्ज तो क्या जीरो नहीं होता है, जबकि हम ऐसे ही रखते हैं क्लोज सरफेस में तो कैविटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं होगा भाई, समझ में आ रहा है, जबकि पोटेंशियल इक्वल हो। पढ़ा है पीछे, हम पढ़ाए थे ना के क्यू बाई आर सभी जगह सेम हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। अंदर में क्या होता है, जीरो होता है, बाहर में कुछ और, बाहर में कुछ और। ठीक, हम पढ़ाए थे, नोट में करके लिख लेगा। कैविटी क्या होता है, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, जबकि किसी भी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नोट पॉइंट करके लिख लेगा। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ चार्ज कंडक्टर क्या है, नोट में लिखेगा। लाइव क्लास चल रहा है भाई, ध्यान से पढ़ते जाएगा, लिखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ चार्ज कंडक्टर, ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ चार्ज कंडक्टर, या इसको हम या क्या कॉस्ट में लिख देगा सॉप बबल, सॉप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ चार्ज कंडक्टर या सॉप बबल। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करके रखेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात और भाई, जब हम सॉप बबल को चार्ज देते हैं तो इंक्रीज करता है क्यों? क्वेश्चन है, जब हम किसी सॉप बबल, क्या है सॉप बबल, जब हम किसी सॉप बबल को चार्ज देते हैं ना, जब हम किसी सॉप बबल को अगर चार्ज देते हैं तो उसका साइज इंक्रीज करता है क्यों? चार्ज देने पर चार्ज इंक्रीज करता है क्यों? चार्ज देते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। क्यों करता है भाई? इसलिए क्योंकि क्यों करता है पता है? क्योंकि इसमें जो चार्ज है ना, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। क्योंकि सेम चार्ज, हाँ पाया पॉइंट पर कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ चार्ज कंडक्टर या सॉप बबल, उसी का दूसरा नाम है। तो कह रहा है कि जब हम किसी भी सॉप बबल को अगर हम चार्ज देते हैं, सेम चार्ज देते हैं, तो उसका साइज इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है। जब रिपेल करेगा तो उसका साइज इंक्रीज, रिपेल करने के कारण ही उसका साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो भाई इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल फार्मूला हो जाएगा C²/2ε। फार्मूला दम याद रखेगा, जितना हम लिखवा रहे हैं सब याद रखेगा। तो कह रहा है ये पॉइंट है, नोट पॉइंट में लिखना है वाला, कि सॉप बबल को हम अगर चार्ज देते हैं तो उसका साइज इंक्रीज करता है। क्यों क्यों करता है सर? इसलिए उसका साइज इंक्रीज करता है क्योंकि उस पर जो चार्ज देते हैं, सेम चार्ज देते हैं, तो सेम चार्ज एक दूसरे क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा ना जी? प्लस प्लस क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। चार्ज देते हैं तो उसका साइज इंक्रीज करता है, इसलिए क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। नोट जल्दी कर लिखेगा। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे टू कंसेंट्रिक सेल, उसका ग्राफ जान लेंगे, और उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अर्थिंग। लिखो सब, टू कंसेंट्रिक, टू कंसेंट्रिक सेल। हम भाई पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? थोड़ा सा भी नहीं छोड़ रहे हैं। जितना भी जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा सबको लाइन बाय लाइन बांट दिए हैं, उसी तरह से हम पढ़ा रहे हैं। टू कंसेंट्रिक सेल। कंसेंट्रिक क्या होता है?
एक ही सर्किल में 2 सर्किल, ठीक। R1 R2 Q1 Q2, 2 कंसेंट्रिक सेल, इसका ग्राफ ऊपर ये था, नीचे क्या हो जाएगा -E। ध्यान से सुनेगा भाई, कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सेल, 2 कंसेंट्रिक, एक ही सर्किल में 2 सर्किल, एक दूसरे क्या हो, एक दूसरे के अंदर में हो, उसका ग्राफ ए होता है। एक कैसे होता है भाई, हम जानते हैं कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ग्राफ याद आ रहा है जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो जैसे जैसे आर बढ़ता है ना, दूर जाएंगे तो आर बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, तो ग्राफ ऐसे। उसी तरह नीचे निगेटिव की ओर उतार लेगा। अभी लास्ट में लिखवा देंगे। अगला पॉइंट लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल। सब न्यूमेरिकल में काम देगा भाई, ठीक ना। बोर्ड में सब नहीं पूछेगा, ठीक ना, पहले बता दे रहे हैं, सब जेई में नहीं पूछेगा। दूसरा है नोट में लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल, कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ ए रैंडम सरफेस एट ए गिवन पॉइंट। कह रहा है कि सॉलिड एंगल एट ए रैंडम सरफेस पॉइंट जो दिया गया है उसका क्या करिए, कैलकुलेशन कीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम पार लिया जाए। सब क्या कर रहा है, रे जा रहा है। जैसे ड्राइंग पर रहा हूँ वैसे करना जी। समझा रहे हैं, फिर लिख लेते हैं। ठीक,
अच्छा वो इसी की तरह से बना देते हैं, कहला तुमको और दिमाग खराब करते हैं, फिर दे दो H2 के लिए। समझेगा ध्यान से। कर रहा है कैलकुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल एट ए रैंडम सरफेस एट ए गिवन पॉइंट, सब जे मैंने ठीक। S1 S2 दोनों का डिस्टेंस दिया गया R1 R2। कर रहा है सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, याद रखिए सब याद करने वाला पॉइंट है। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। फार्मूला होता है क्या, सॉलिड एंगल के इससे डिनोट करते हैं ठीक। इसको फार्मूला होता है ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इन्वर्सली होता है आर स्क्वायर के। अगर हम लिखेंगे ds बाई पाई इज इक्वल टू ds बाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, S2 इज इक्वल टू बाई R2 का स्क्वायर ठीक। लिख लेगा, जल्दी नोट लिखेगा। और एक लास्ट में लिखेगा रिलेशन इन हाफ एंगल, ये सब याद करने वाला पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट, ये सब याद करके रखिएगा ठीक ना भाई। सब कोई अच्छी वाला नहीं है, सब न्यूमेरिकल में काम आएगा ठीक, समझाने में नहीं है, सब न्यूमेरिकल में काम है। अगला पॉइंट लिखेगा रिलेशन इन हाफ एंगल ऑफ कोन कर्व, रिलेशन इन ए हाफ angle of cone and solid angle at vertex। दोनों फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ठीक। रिलेशन इन हाफ एंगल ऑफ कोन एंड सॉलिड एंगल ऑफ कोन, ये क्या है सॉलिड एंगल, ये क्या है हाफ एंगल, यह है सेमी वर्टिकल एंगल, ये सेमी रिलेशन है, ये पॉइंट याद करके रखेगा ठीक। इसको कहते हैं सेमी हाफ एंगल ऑफ कोन, इसको कहते हैं सेमी वर्टिकल कोन। ये सब फार्मूला याद करके रखेगा भाई, रिलेशन है ठीक, ये सब पॉइंट याद करके रखेगा। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, अर्थिंग क्या है, ग्राउंडिंग क्या है, सब याद करने वाला है, याद करके रखेगा ठीक ना। ये सब फार्मूला जेईई डायरेक्ट पूछ देगा कि पाई इक्वल टू 2.21, इसको अगर हाफ एंगल दे दिया गया है किसी कोण का तब से पूछेगा सॉलिड एंगल तो निकाल लेगा, अगर सेमी वर्टिकल दे दिया गया तो पूछेगा निकाल लेगा, अगर फार्मूला याद रहेगा तब ये निकलेगा, सब याद करके रखेगा ठीक। अब हम पढ़ते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग के बारे में। ग्राउंडिंग अर्थिंग है क्या, ग्राउंडिंग अर्थिंग से हम क्या समझते हैं, जब हम सुनो ध्यान से, जब हम किसी कंडक्टर को वायर के थ्रू, जब हम किसी कंडक्टर को वायर के थ्रू अर्थ में जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है, उसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। इसका तब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाता है, इसके कारण क्या होता है, कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। सुनेगा ध्यान से, अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या है, जब हम किसी वायर को, जब हम किसी कंडक्टर को वायर के थ्रू अगर अर्थ में जोड़ते हैं तो उसका क्या, उसमें क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। इसलिए इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई सब लिखेगा अर्थिंग या ग्राउंडिंग ऑफ अर्थ। अर्थिंग या ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर, जल्दी लिखेगा, अर्थिंग या ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर, इसका सिंबल होता है सिंबल है, लिखो, जब हम किसी कंडक्टर को, जब हम किसी कंडक्टर को
वायर के थ्रू अर्थ में जोड़ते हैं, वायर के थ्रू क्या करते हैं, अर्थ में जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग, क्या कहे अर्थ, उससे हम क्या करते हैं, कहते हैं। इसके कारण कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। इसके कारण कंडक्टर, लिखते जाओ, कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थिंग ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर क्या है, जब हम किसी कंडक्टर को क्या वायर के थ्रू अगर अर्थ में जोड़ते हैं तो उसमें कंडक्टर कहते हैं, या तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। इसी कारण है जो कंडक्टर का क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ये सैम्बुल है, हम एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक, समझ में आई मेरी बात, एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको इसी पे, पोटेंशियल निकालने के लिए सिखाते हैं जब ग्राउंडिंग या अर्थिंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ठीक, R to R, Q1 Q2, अगर हम इनर सरफेस को क्या किए, ग्राउंड किए, इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि इनर सरफेस को क्या किया, ग्राउंड किए, इनर सरफेस को क्या किया, अर्थिंग किए, ठीक, अर्थिंग किए। क्वेश्चन में दिया गया है कि अंदर वाला सरफेस को क्या किए, अर्थ किए, तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या किए भाई, हम अर्थ किए। तो एक बात याद रखो ध्यान में, जहां पे अर्थिंग होता है वहां पे पोटेंशियल 0 होता है, हम डिफिनेशन में बताएं। तो क्या भाई, ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2, ये क्या है R, ये क्या है R2, ये क्या है 2R, ठीक, यही ना है, हाँ। तो भाई जहां पे हम अर्थ करते हैं तो वहां पे पोटेंशियल 0 होता है। तो क्या भाई, पहला सर्किल बनाने को हम तरीका सिखा रहे हैं आपको, ठीक ना, एक क्वेश्चन है यही मैंने पूछा है, हम आपको बनाने का तरीका, पोटेंशियल निकालने का तरीका सिखा रहे हैं, ध्यान से सब सुनेगा। कि ये इनर सरफेस को अर्थ किए तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल हमको निकालना है, ठीक ना, पोटेंशियल व्हाट, पोटेंशियल तो कह रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किए ना, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पूछ रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन है क्या होगा, ध्यान से सुनेगा, हम बनाने का तरीका समझा रहे हैं, ठीक। तो भाई जहां पर अर्थ करेंगे वहां पर पोटेंशियल 0 पढ़ा, तो भाई यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। हम अच्छा 0 हो गया, तो एक बात याद रखो बनाने का नियम, जहां पे 0 होता है ना वहां पर अननोन एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक ना, अननोन पॉइंट एक मान लेते हैं। मान लिया कि यहाँ पे x, और हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर में, एक अगर यहाँ पे x तो यहाँ पर -x, यानी कि एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट होता है। ये हम आगे क्लास में कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तो ये पढ़ना होगा। तो जहां पोटेंशियल वहां पर 0, तो हम अपने अननोन एक पॉइंट मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए, x, तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पे भाई, तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -x, और Q2 है ना, यहाँ एक दूसरे का अपोजिट चलता है। तो क्या भाई यहाँ Q2 पहले से है और -x है, तो माइनस से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q2 प्लस ऑफ, यहां पर लिख देते हैं, Q2 था प्लस है ना, अब क्या हो जाएगा, Q2 प्लस x। मेरी बात समझ में आ रही है, Q2 बाहर है यहाँ पे, ठीक, समझ में आ रही है। बनाने का नियम हम सिखा रहे हैं, जहां पे अर्थ करेंगे वहां पोटेंशियल 0, तो वहां पर एक अननोन पॉइंट मान लेते हैं और उसी का अपोजिट चलते हैं। मान लो कि यहां पर अगर x मान लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x,
अगर यहाँ माइनस एक्स मान तो यहाँ पर प्लस, यानी कि एक दूसरे का तो यहाँ पर माइनस एक्स मान लिए तो यहाँ माइनस एक्स, अब बाहर जाएगा तो प्लस एक्स। तो पोटेंशियल जैसे निकालता है, पोटेंशियल फॉर्मूला जानता है किसी भी सर्किल का क्या होता है, के क्यू बाई आर। सबसे पहले पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। यहां पर क्या है एक्स, तो क्या हो जाएगा के क्यू, मान लो क्या है चार्ज है क्यू, तो मान लिए एक्स से, तो क्या हो जाएगा के एक्स बाई आर प्लस होगा जी, आगे क्या है माइनस एक्स, तो के माइनस एक्स बाई कितना, माइनस के एक्स बाई कितना डिस्टेंस है 2r प्लस के कितना q2 प्लस एक्स बाई 2r। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है जी? अरे आ रही है। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर क्या कॉमन लेंगे, यहां पर क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे सोचो जरा, यहां पर के बाई आर कॉमन ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, क्या बच जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस क्यू टू प्लस एक्स बाई टू। ठीक, यहां से एक्स इज इक्वल टू निकाल लेना, यहां से सोल्व करके एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू टू बाई टू, सोल्व करके निकाल लेना। तो हम आपको मेन क्वेश्चन आपको सिखाना है कि निकालना है कैसे। किसी भी अगर अर्थ किए तो सुन ध्यान से, जहां पर हम अर्थ करेंगे वहां पोटेंशियल जीरो मान लेना है। अब पोटेंशियल जैसे जीरो मान लेंगे तो वहां पर एक अननोन पॉइंट मान लेंगे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के रूप में, तो हम उसको एक्स मान लिए। ठीक ना, कहा कि पहले से भाई चार्ज दे दिया था गया था तो दूसरा पॉइंट मान लेंगे, तो मान लिए एक्स। अब उसी का अपोजिट लिखते जाते हैं, एक्स अगर यहाँ मान तो यहाँ पर माइनस एक्स क्या हो जाएगा बाहर एक्स, फिर ऐसे ही करते करते। तो सबसे पहले पोटेंशियल याद ही है के क्यू बाई आर होता है किसी सर्किल का, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। यहाँ पर माइनस था तो माइनस ले लिए, डिस्टेंस 2r है तो 2r ले लिए, यहाँ से जीरो इज इक्वल टू पोटेंशियल जीरो कर लेना, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात तो आपको समझ में आ गई होगी भाई। और लास्ट पॉइंट एक लिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कंडक्टर। समझ में आइए, अर्थिंग और कंडक्टिंग के बारे में समझ, ये क्वेश्चन यही मैंने पूछा है, ठीक ना, इसी तरह सब क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कंडक्टर फार्मूला होता है U इज इक्वल टू क्यू वी बाई टू। क्या हो जाएगा क्यू वी बाई टू। हम जानते हैं भाई ये क्या है U, हम जानते हैं किसी भी सर्किल क्या होता है के क्यू बाई आर। अगर पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा फार्मूला, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला होता है, याद रखिएगा, तीनों फार्मूला याद रखेगा। किसी पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फार्मूला होता है U इज इक्वल टू क्यू वी बाई टू। किसी व्यक्ति का क्या होता है V इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर। V का वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो ये फार्मूला निकल जाएगा। ठीक, मेरी बात आपको आज समझ में आ गई होगी, क्या है कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, मेरी बात आपको आज समझ में भाई अच्छी तरह से आ गई होगी। ठीक, अच्छा एक थोड़ा सा और लिख लेते हैं लास्ट पॉइंट, हेमिस्फीयर का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। ठीक ना, लिख लो, ये भी लिख लो, एक ही मिनट तो लगेगा, लिखो तो स्पीड में। हेमिस्फीयर का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, कहाँ छोड़ेंगे वो लिखवा देते हैं। हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। आप लोग भाई लड़का लाने का कष्ट सिर्फ कीजिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
याद रखेगा। किसी भी हेमिस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा F4 एप्सिलॉन और पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा R/2 एप्सिलॉन। नाम रट के रखेगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए। आज जो हम पढ़ाए हैं वो कौन कौन कहाँ कहाँ पूछा है हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। आज का क्लास पूछा गया है कब कब हम लिख देते हैं। जितना आज पढ़ाए ना वो आज रिलेटेड पूछा है, जेईई मेन जेईई एडवांस में पूछा है, हम लिख देते हैं यहाँ कब कब पूछा। आज का क्लास के लिए आज जो जितना पढ़ाया ना उससे पूछा गया है सिर्फ 17, 16, 14, 27, 11, 12 जेईई मेन में पूछा गया है 2012 में 11 में 8:30 एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक। आज का पढ़ाई से है भाई, आज जितना पढ़ाए ना आज का पढ़ाई से है, इतना क्वेश्चन पूछा है। आज अगर सही से पढ़ा है तो जेईई मेन और जेईई एडवांस एनसीईआरटी में पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देगा। आज पूछा गया है आईआईटी में, आज जितना पढ़ा है आईआईटी में पूछा है 17, 16, 14, 12, 7, 11, 12 जेईई मेन में पूछा है 2012 में, 11 में, 8 में, एनसीईआरटी में भी दिया गया, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों में दिया गया। यानी कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। सही से अगर पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, जहाँ समझ में नहीं आया वीडियो अपलोड हो जाए तो वहाँ से फिर से वीडियो पढ़ लेना, जहाँ समझ में ना आए वहाँ समझ लेना। अगर कुछ ना समझ में आया क्वेश्चन ना बने तो मेरे एफबी चैनल नवीन कुमार NVEEN कुमार सर्च करना, जो यहाँ फोटो लगा है यही फोटो वहाँ लगा है, वहाँ आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कन को दिखाएं मेरा वीडियो, कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक ना। हम ज़्यादा न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक ना, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ना तभी कुछ कर पाएगा। थ्योरी हम उतना नहीं लिख पाएंगे। थ्योरी क्या है, थ्योरी बोले तो लिखवा देंगे एक दिन बैठ कर, जितना लिखना लिखित रहना ना। थ्योरी तो खुद भी लिख सकता है, हाँ? तो आप लोग अरे लिखवा देंगे, थ्योरी भी लिखवा देंगे, न्यूमेरिकल कहते हैं मेल ज़्यादा हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, इतना बात साफ रखो। देखो ना खत्म होता तो हम कैसे आईआईटी का पूरा क्वेश्चन बैंक जेईई मेन का पूरा हम करवाते हैं लाइन बाई लाइन, तो आपको विश्वास होगा। आप लोग सिर्फ लड़कन लाने का कष्ट कीजिए, एक बार सिर्फ आप लोग लड़कन ला कर कहिए कि हाँ चल सबसे बेस्ट पढ़ाऊँगा, ठीक ना। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में क्या कैपेसिटर के साथ, जो थोड़ा थोड़ा मैंने बचा है और पढ़ा देंगे इसमें। अगले क्लास में मिलेंगे फिर कैपेसिटर के साथ, ठीक। आप लोग लड़का लाने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।